अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि साल्ट इफेक्ट क्या होता है। साल्ट इफेक्ट में हमने ये बात की कि जब हम अपने रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो उस इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन से जो काइनेटिक पे इम्पैक्ट होता है, जो रिएक्शन की स्पीड या वेलोसिटी पे असर होता है, उसे हम साल्ट इफेक्ट कहते हैं। अब उसमें हमने कहा कि दो किस्म के इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज चेंज हो जाती है, जो कि रिएक्शन काइनेटिक्स की इक्वेशन में उनका रोल है। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज चेंज होने की वजह से रिएक्शन की काइनेटिक्स, रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है। इसे हम प्राइमरी साल्ट इफेक्ट कहते हैं। जबकि दूसरा इफेक्ट जिसे हम सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट के नाम से याद करते हैं, जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, उस इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से जो आयनिक स्ट्रेंथ चेंज होती है, जो आयंस की स्ट्रेंथ चेंज होती है, उनके चेंज होने की वजह से जो रिएक्शन की काइनेटिक्स पे असर होता है या उसमें जो चेंज आता है, उसे हम सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट से पहले लास्ट टाइम जो हमने प्राइमरी साल्ट इफेक्ट की एग्जांपल्स पढ़ी थी, उसमें एक ये स्लाइड में मैंने यहाँ पे जब 2b की बात कर रहा था, इस 2b में मैं कह रहा था कि जब हमारे पास स्लोप पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में यहाँ पे गलती से उसका आइन का जो था नंबर, वो 1 की बजाय 2 किया था। वो मिस्टेकनली यहाँ पे मैंने 2 किया, यहाँ पे 1 ही है, लेकिन चूंकि ये दो आइंस जाके रिएक्ट करते हैं, तो हम इन दोनों को यानी ZA जो है वो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 होने की वजह से इसको 2 काउंट करेंगे। ये जरा करेक्शन कर लीजिएगा लास्ट लेक्चर में। तो ओवरऑल हुई +2 मल्टीप्लाइड बाई +2 इज इक्वल टू +4, और हमने कहा कि जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी और वो +4 होगा। यहाँ पे गलती से मैंने इसको +2 कर दिया था, +2 नहीं है, ये +1 ही इसका चार्ज है। जबकि चूंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, तो नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो इससे भी +1 और +1 2, और ये मरकरी वाला जो +2 है, ये टोटल +4 होंगे रिएक्टिंग आयंस जो थे। तो इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। तो अभी आज हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट में मैंने जैसे आपको पहले भी ये कहा कि अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट्स के चेंज होने से रिएक्शन की काइनेटिक्स चेंज हो, तो उसे प्राइमरी साल्ट इफेक्ट कहते हैं। जबकि सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट हम कहते हैं कि जो एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग आयंस है, कब, जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, तो इसको हम सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट जो है, बेसिकली हम जब किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट या कोई एसिड ऐड करें या कोई बेस ऐड करें, तो उस एसिड या बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन में हम जो इफेक्ट पड़ते हैं उसे हम सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट बोलते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट में एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन को डिस्कस करने लगे। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें कोई एसिड, ये एसिड HA, ये जनरल मैंने लिख लिया, ये A वाला उस एसिड में हाइड्रोजन के अलावा जो सारा पार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि H वो वाला आयन है जो कि किसी एसिड ने देना है। तो इट मींस कि जब हम कोई एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो एसिड जो है वो डिसोसिएट होके, सपोज यहाँ पे वाटर है, तो वाटर के अंदर डिसोसिएट होके हाइड्रोनियम आयन और ये नेगेटिव पार्ट जो है ये दो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन की वजह से जो Ka यानी इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा इस एसिड का, हम उसे कहेंगे कि ये एक्टिविटी की रेशियोज है, यानी यहाँ पे ये प्रोडक्ट में दो आयंस बने हैं। अब हम आयंस को चूंकि कंपेयर कर रहे हैं, एक ये पॉजिटिव आयन और एक ये नेगेटिव आयन, और ये आया किस रिएक्टेंट से या इसका सोर्स क्या था, वो ये
एसिड था। तो हम इनकी रेशो को यानी एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी ऑफ दिस नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ दैट एसिड, ये रेशो जो है ये हमारे पास Ka के इक्वल है। ये हमने किसी वीक एसिड के लिए रिएक्शन को लिख लिया। अब चूंकि हम ये भी जानते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी दो चीजों के प्रोडक्ट के इक्वल है। वो प्रोडक्ट क्या है? एक्टिविटी कोफिशिएंट और कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन और गैमा का प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन की बजाय अगर हम कह लें कि ये गैमा हाइड्रोनियम आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है मल्टीप्लाइड बाय इसी तरह ये नेगेटिव पार्ट, और यहाँ पे फिर हम एसिड के दोनों कंसंट्रेशन और एक्टिविटी कोफिशिएंट लिखेंगे। तो ये यानी किसी भी जनरल फॉर्म में एक्स की जो एक्टिविटी है वही उसकी कंसंट्रेशन और एक्टिविटी कोफिशिएंट के प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि इनकी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो ये एक्टिविटी की बजाय हम प्रोडक्ट में लिखेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन और एक्टिविटी कोफिशिएंट। जिस तरह यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट को हमने कह दिया कि ये वाला हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय ये हाइड्रोनियम आयन का एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसी तरह ये नेगेटिव पार्ट के लिए यानी ए नेगेटिव के लिए कंसंट्रेशन और एक्टिविटी कोफिशिएंट, और डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास एसिड था इसकी कंसंट्रेशन और इसके गैमा का प्रोडक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आप देखें गौर से तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हम इस हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एसिड डिसोसिएट हो रहा है, ये यहाँ पे जो इक्वेशन कि यहाँ पे कोई एसिड है तो वो डिसोसिएट होके जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बना रहा है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे रिएक्शन की काइनेटिक्स पे। तो इसका मतलब है ये हाइड्रोनियम आयन जो बन रहा है या H पॉजिटिव आयन जो आ रहा है वो चूंकि एसिड से आ रहा है तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट है। इसका मतलब है हम हाइड्रोजन आयन को या हाइड्रोनियम आयन को रिलेट कर सकते हैं। किससे रिलेट कर सकते हैं? यानी जितनी ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन होगी असल में इस एसिड के डालने का उतना ही इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इस एसिड ने जितना डिसोसिएट होना है उसका मैयर तो हम इस हाइड्रोनियम आयन ही से करेंगे। यानी कितना हाइड्रोनियम आयन बने, कितनी कितनी हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होके आए, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एसिड डाला। कोई वीक एसिड होगा, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो हर एक की डिसोसिएशन डिफरेंट है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है, हम अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है इसको हम एक साइड पे रख लें और बाकी सारी इक्वेशन को दूसरी साइड पे भेज दें। तो इस साइड पे राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर्स थे वो लेफ्ट हैंड साइड पे नोमिनेटर्स बन जाएंगे, और जो इधर प्रोडक्ट में थे या मल्टीप्लाई हो रहे थे वो दूसरी साइड में जाकर डिवाइड हो जाएंगे। मैंने कहा कि अब ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम, क्योंकि हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन और फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू बार से और कंसंट्रेशन को सी से रिप्रेजेंट किया था। तो सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट में एक्चुअली हमारे पास मैयर यही है कि कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बनी हाइड्रोनियम आयन की और कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब है जितनी कंसंट्रेशन इस हाइड्रोनियम आयन की बढ़ेगी उतना ही रेट फास्टर होगा या उतनी ही उसका इम्पैक्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेट में या इस इक्वेशन में हमने ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू डिटरमिन कर दी। ये इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई Ka और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन और ये साथ में मल्टीप्लाइड में ये चीज है। अच्छा, अब ये मैंने कहा थोड़ा रीअरेंज करके गैमा Ha ओवर गैमा हाइड्रोनियम आयन मल्टीप्लाइड बाय गैमा नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट एसिड। अब क्या है कि यहाँ से ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ब्रैकेट से बाहर, यहाँ पे देखिए ये Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट हो।
और ये जो C ऑफ एनी एसिड डिवाइडेड बाय C ऑफ नेगेटिव आयन, ये कंसंट्रेशंस जो है किसी एक एसिड की जब डिसोसिएशन हो रही हो तो ये कंसंट्रेशंस की जो रेशो बनेगी ये कांस्टेंट रहेगी। यानी किसी एक एसिड के लिए अगर हम बात करें कि वो जब डिसोसिएट होगा, सपोज हम एसिटिक एसिड की बात कर देते हैं, तो एसिटिक एसिड की जितनी कंसंट्रेशन होगी उसी हिसाब से इसके नेगेटिव आयन बनेंगे, लेकिन इनकी रेशियो कांस्टेंट ही रहेगी। तो इट मींस कि किसी एक एसिड के लिए ये वैल्यू, ये रेशियो CHA डिवाइडेड बाय CA नेगेटिव ये सेम रहेगी, ये कांस्टेंट आएगी। तो इसका मतलब है ये फिर सारा जो ब्रैकेट से बाहर वाला हिस्सा राइट हैंड साइड पे है, इसको हम कोई और कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। और वो जो कोई और कांस्टेंट वैल्यू है, सपोज मैं कह रहा हूं कि उसे हम K लिख लेते हैं, तो यहाँ पे जो K है वो लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू यहाँ पे K, और साथ में ये हमारे पास जो एक्टिविटी कोफिशिएंट्स की रेशियो है वो आती है। अब हमारे पास चूंकि हम सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ये तो कंसंट्रेशन की वैल्यू है, ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। और जो न्यू बार वाली इक्वेशन थी उसमें हम दोनों चीजें लेते हैं, एक तो न्यू बार की भी वो जो हमारे पास KT/H आया करता है, और साथ में फिर हम देखते हैं, फिर उसके बाद हमने ये लास्ट टाइम प्राइमरी साल्ट इफेक्ट में अगर आपको याद हो उसको ट्रीट करके हमने एक ब्रोंस्टेड-जेरम इक्वेशन बनाई थी। मैं अगर इसी इक्वेशन को इसी प्रेजेंटेशन में से आपको रिमाइंड करवाऊं, तो हमने क्या किया था, हाँ जी यहाँ पे, तो हमने क्या किया था, हमने ये कहा था कि हमारे पास इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि जब यहाँ पे हमारे पास C बार की या C बार हैश की वैल्यू आ जाए जो कि कंसंट्रेशन और ये कोफिशिएंट्स, और फिर ये हमने इसी तरह, तो ये साथ में न्यू, इसको हमने फर्दर हमने ये कहा था कि ये वाला पोर्शन जो है इसमें हम देखते हैं कि ये किस वक्त 1 होता है, और फिर हमने ये वाला पोर्शन सॉल्व करने के बाद हमने एक ब्रोंस्टेड-जेरम इक्वेशन बनाई। ये ब्रोंस्टेड-जेरम इक्वेशन जिसमें हमने कहा था कि K इज इक्वल टू K0 और ब्रैकेट के अंदर उनके एक्टिविटी कोफिशिएंट्स हैं। इस केस में ये प्राइमरी साल्ट इफेक्ट में चूंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स यहाँ पे A और B थे, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो था वो हमारे पास ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हमने इसको डिस्क्राइब किया था, तो इनकी रेशियो थी। अगर हम सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर चूंकि रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास एसिड है, यानी एसिड कैटालाइज रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे गैमा ऑफ एसिड डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन और नेगेटिव आयन है, उनकी ये डिनोमिनेटर बनेगा प्रोडक्ट का। तो हम ब्रोंस्टेड-जेरम इक्वेशन लिख रहे हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए जब हम सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ जहाँ पे पहले मैं डिस्क्राइब कर रहा था। ये कंसंट्रेशन के बाद मैंने कहा कि हम इस कंसंट्रेशन को, अच्छा ये वाली मैंने कहा कि जो हिस्सा था इसको हमने कांस्टेंट K से रिप्लेस कर दिया, ये कांस्टेंट K आ गया, जबकि इसके बाद मैंने कहा कि ये हमारे पास ब्रोंस्टेड-जेरम इक्वेशन है, ये वाली। अब ये जो ब्रोंस्टेड-जेरम इक्वेशन है, इसमें जिस तरह लास्ट टाइम हमने डी-बाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था कि यानी हम दोनों साइड पे लॉग ले लें, तो वैल्यू ऑफ K और ये K0 जो है, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और ये जो रेट कांस्टेंट है, और ये फिर आगे इस सारे को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में जब आप लिखें तो हम क्या लिखेंगे, log of K इज इक्वल टू log of K0 प्लस ये log of KA, ये K नहीं सॉरी ये HA है, ये यहाँ पे गलती से K लिखा हुआ है, इसको असल में HA होना चाहिए, यानी ये वाला एसिड जो है इसका गैमा माइनस ये log ऑफ हाइड्रोनियम आयन माइनस log ऑफ नेगेटिव आयन, ये हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिख लिया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये लॉग वाला हिस्सा जो K और K0 वाला है, यानी रेट कांस्टेंट वाला है, इसको तो हम एक साइड पे भेज सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ये K0 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं बन सकती है, ये जिस तरह नीचे मैंने लिखा log ऑफ K ओवर K0, जबकि ये भी ज़हन में हमने रखना है कि बाकी जो हिस्सा बनेगा ये log ऑफ गैमा HA, ये H है, इसको सही कर दीजिएगा, माइनस log ऑफ ये माइनस
log of gamma हाइड्रोनियम आयन माइनस log of gamma नेगेटिव आयन। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इनकी वैल्यूज पुट करेंगे डी बाई हकल लिमिटिंग दा से। तो हर एक की गैमास गैमास की या ये एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यूज पुट करेंगे, और वो क्या वैल्यू है कि किसी भी आई यानी कोई भी आयन हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस ए जेड आई स्क्वेयर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई सी। ये हमारे पास वैल्यू है, हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था कि ये हमारे पास लॉग ऑफ गैमा की वैल्यू है। ये लॉग ऑफ गैमा की वैल्यू हम हर एक में पुट करेंगे। एक ज़हन में रखिएगा यहाँ पे जो लॉग ऑफ गैमा एच ए है ये लॉग ऑफ 1 की इक्वल, और ये 0 इसकी वैल्यू आएगी। जो एसिड है यहाँ पे, ये मैंने बोला पिछली स्लाइड पे कि ये जो लॉग ऑफ गैमा एच है ये 1 आएगा और इसकी वैल्यू लॉग ऑफ 1 की 0 आ जाएगी। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास पार्ट रह गया ये लॉग ऑफ के ओवर के नॉट, और हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइड्रोनियम आयन का स्क्वायर है यहाँ पे, इसका जेड जो इस पे चार्ज है, और साथ में माइनस है, और इसी तरह हमने ये वैल्यू पुट की इक्वेशन में जो हमारे पास यहाँ पे ब्राउस्टिक-जेरम इक्वेशन आ, यानी एक तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस, ये माइनस तो इक्वेशन में आ रहा है, और फिर ये लॉग ऑफ गैमा हाइड्रोनियम आयन जो है इसमें भी माइनस ए जेड हाइड्रोनियम आयन स्क्वायर इनटू आई सी का स्क्वायर रूट है, ये आएगा। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे मैं उसी स्लाइड पे जा रहा हूँ, ये वैल्यूज अगर हम पुट करें इन सब की तो हम देखेंगे ये हाइड्रोनियम आयन वाले पार्ट की, और यहाँ पे दूसरा जो नेगेटिव आयन है उसकी हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब ये माइनस और माइनस भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस यहाँ वाला भी और ये वाला भी प्लस, और इन दोनों में देखें नेक्स्ट स्लाइड पे, चूंकि हमारे पास ये जो हाइड्रोनियम आयन है इस पे भी चार्ज पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव आयन यानी A+1 वाला जो चार्ज है ये Z की वैल्यू +1 आ गई, जबकि जो दूसरा नेगेटिव हिस्सा है इसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ गई, इसका भी स्क्वायर हम लेंगे। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये +1 का स्क्वायर ले लिया हमने जो हाइड्रोनियम आयन का चार्ज है, और यहाँ पे नेगेटिव आयन जो है ए नेगेटिव जिसे हमने कहा हुआ है उस -1 का भी हमने स्क्वायर ले लिया। तो इनको स्क्वायर लेने के बाद, और ये जो मैंने पहले बताई जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है नेगेटिव नेगेटिव और ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई a इंटू 1 स्क्वायर इंटू आई सी का स्क्वायर रूट है, और इसी तरह यहाँ पे प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर है, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है आई सी का स्क्वायर रूट। तो ये हम देखेंगे ये -1 का स्क्वायर ये भी 1 आएगा, और ये +1 जो है इसका स्क्वायर भी 1 आएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई ए, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक ए रह गया, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है आई सी, और इसी तरह प्लस ए इंटू आई सी, इन दोनों को ए स्क्वायर रूट ऑफ आई सी और ये भी ए स्क्वायर रूट ऑफ आई सी, इन दोनों को सम अप करें तो वो 2a स्क्वायर रूट ऑफ आई सी बन जाएगा। या आप यूं कह लें कि a हमने इस साइड पे कॉमन ले लिया और आई सी इस साइड पे कॉमन ले लिया, और अंदर ब्रैकेट में ये +1 का स्क्वायर प्लस ये वाला और -1 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर लेने के बाद 1 + 1 तो ये 2 बन गया। तो हमारे पास इक्वेशन जिस तरह भी आप सॉल्व करें, चाहे यहीं पे आप कहें कि ये एक a और स्क्वायर रूट ऑफ आई सी ये था, और इसी तरह एक ये था, ये दोनों आपस में सम अप होके 2a और स्क्वायर रूट ऑफ आई सी रह गया हमारे पास। अब ये जो दोनों हमारे पास है यानी a2 कह लें या 2a, यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो a की वैल्यू जो हमने कहा था कि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अगर पुट की जाए, एक मिनट होल्ड करिएगा। जी मैं अर्ज कर रहा था कि अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये जो वैल्यू ऑफ ए है ये लास्ट टाइम हमने 0.50 पुट की थी, ये 0.50 पुट करें या पॉइंट, असल में वो वैल्यू है 0.509, तो उसको अगर हम राउंड ऑफ करें 509 को तो वो 0.51 बनती है।
तो चाहे आप 0.50 से कहें या 0.51 से कहें, जो भी यहाँ पे ये जो आंसर आएगा यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1.02 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ IC। और अगर आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखें तो आपको समझ आ रही है कि ये जो log ऑफ k ओवर k नॉट है, यानी ये जो रेट कांस्टेंट की रेशियो का log है, ये इक्वल आ रहा है 1.02 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ IC। यानी ये आयनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है कि रेट बढ़ता जाएगा जो जो ये आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और ये आयनिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी? जब आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या हुआ कि वो जो हाइड्रोनियम आयन बने वो जितने ज्यादा बनते जाएंगे उनकी आयनिक स्ट्रेंथ चूंकि बढ़ती जाएगी, अब उसके बढ़ने से ये रेट भी बढ़ता जाएगा। तो इट मींस के IC यानी आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन या उसका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यही सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है जो जो आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाए। यही सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट था। और अगर आप इस ये जो डिवाइडेड बाई log ऑफ k नॉट है इसको इस साइड पे लिखने की बजाय इधर ही रहने दें जिस तरह पहले ये था, तो log ऑफ k नॉट अगर इस साइड पे लिखेंगे तो फिर हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उसमें यहाँ पे हम ये कह लेंगे ना कि ये तो हो गया हमारे पास x, यानी ये y एक्सिस पे log k हो गया और x एक्सिस पे स्क्वायर रूट ऑफ IC हो गया। तो हमारे पास ये फिर प्लस c आ जाएगा यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप इसको भी यहीं पे शामिल कर लें y में तो इसकी रेशियो यहीं पे रहेगी, फिर इंटरसेप्ट नहीं होगा। हमारा ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो ये डिफरेंस है, बाकी डिपेंडेंस हुई होगी, स्लोप हुई होगी। तो इट मींस के जो जो आयनिक स्ट्रेंथ बढ़े वैसे वैसे ही रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। ये सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट था। आज हमारा सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट का टॉपिक खत्म हो गया। इसी के साथ आपका फिजिकल केमिस्ट्री का माइनर का जो कोर्स था वो ओवर है। अब आपकी प्रेजेंटेशन होंगी और प्रेजेंटेशन के टॉपिक मैं आपको असाइन कर दूंगा। आप लोग क्या करेंगे, जरा गौर से सुने कि जो प्रेजेंटेशंस आपको असाइन की जाएंगी हर एक स्टूडेंट का अलग टॉपिक होगा। और वो टॉपिक मैंने ये किया है कि आपको प्रैक्टिकली उसका फायदा भी हो और वो हो भी केमिस्ट्री के सिलेबस में से। तो आप चूंकि अभी अगले सेमेस्टर यानी ये आपका लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो असाइनमेंट भी चूंकि हमने लेनी है, ये सिलेबस तो आपका कवर हो गया, इसमें से मैं आपको टॉपिक नहीं दे रहा। मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको जो पहले सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक हमारे पास जो फिजिकल केमिस्ट्री के डिफरेंट कोर्सेज हैं उनको हमने इंक्लूड किया है। मसलन के ये जो माइनर का कोर्स था वो वाले हमने कोर्स ऐड किए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को हटा के, यानी 7वें और 8वें सेमेस्टर के सिर्फ फिजिकल के। बाकी जो उससे पहले वाले प्रैक्टिकल्स हैं वो तो सारों के कॉमन ही है। तो अब आपका चूंकि माइनर फिजिकल सब्जेक्ट है तो आप सारे इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, हर एक को एक एक प्रैक्टिकल असाइन किया गया है। आपने करना यह है कि एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनानी है। जो भी प्रोसीजर होगा आप अपने प्रैक्टिकल समझें कि आपने ये प्रैक्टिकल करवाना है क्लास को या इसको ब्रीफ करना है। तो आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है कि पहले इतना फला फला रिएक्ट फला फला हमने जो मटेरियल और अपरेटस है वो लिया और ये इसकी प्रैक्टिकल की जो रिक्वायरमेंट है वो है, वो सारा लिख के फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जो इसकी थ्योरी या प्रिंसिपल है उसको डिस्क्राइब करेंगे। उस थ्योरी और प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करने के बाद फिर जो प्रोसीजर है वो आप इलेबोरेट करेंगे। वो प्रोसीजर आप साथ साथ बोलेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। जिस तरह मैं लेक्चर पे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी होती है और साथ आपको ऑडियो भी सुनाई दे रही होती है, इसी तरह आप लोग जूम पे लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे अपने अपने टॉपिक से रेलेवेंट प्रैक्टिकल का। और फिर आप क्या करेंगे, वो जो 10 मिनट का 15 मिनट का जितनी भी प्रेजेंटेशन आपकी बनेगी आप रिकॉर्ड कर देंगे। आप उस रिकॉर्डेड
प्रेजेंटेशन को, अपनी असाइनमेंट को अपनी गूगल ड्राइव पे रखेंगे। अपनी गूगल ड्राइव पे रखने के बाद उसको आप शेयर करेंगे विद एनीवन, जिस तरह मैं करता हूँ। वो लिंक आप हर एक को शेयर करने के लिए मुझे भेज देंगे। तो वो जो शेयर्ड लिंक होगा या क्लास में आपको अलाउ कर दिया जाएगा क्लास वाले फोरम पे, या फिर आप क्या करेंगे वो टॉपिक आप मुझे भेजेंगे। या तीसरा तरीका ये है कि हर कोई बंदा अपनी प्रेजेंटेशन, और ये वाला जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ ये सबसे ज्यादा बेहतर है। आप यूं करें कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड कर दें, उसका लिंक आप अपने नाम रोल नंबर के साथ आप भेज दें अपने सीआर को, अमार को। अमार क्या करेंगे, अमार के पास चूंकि लिस्ट होगी जिसपे रोल नंबर, नेम और असाइन टॉपिक्स हैं, उसके सामने एक खाना होगा लिंक का, उसमें वो लिंक पेस्ट करते जाएंगे। हर स्टूडेंट का उसमें लिंक पेस्ट हो जाएगा। वो जो लिंक पेस्ट होगा वो सारे अपने अपने घरों में बैठ के इस वीक में आपने यानी ये काम कर लेना है। आपने सारा प्रोसीजर वगैरह सारी रिकॉर्डिंग करके लिंक शेयर कर देना है। वो वाले लिंक्स हम सारों के लिए ओपन एक्सेस हो जाएगी, जिसका दिल करेगा वो वहां से सुन लेगा। एक तो ये होगा कि आपका अब तक का जितना सिलेबस है, यानी BS पार्ट 1 से लेके BS 8 तक, आपके सारे प्रैक्टिकल्स 7वें 8वें के सिर्फ फिजिकल के होंगे, बाकी 6 तक सारे प्रैक्टिकल्स आपके कवर हो जाएंगे। आपको जब भी जिंदगी में जरूरत पड़ेगी, आगे आपने कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाना हो, इंटरव्यूज हो वगैरह वगैरह, तो आप कभी भी उस लिंक पे क्लिक करके सारा प्रोसीजर सुन लेंगे। और दूसरा ये कि हम इसी में से आपकी असाइनमेंट की जो इवेल्युएशन है वो करेंगे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि चूंकि आपका क्वेश्चन पेपर में कुछ एरर्स थे, तो इंशाल्लाह इनकी इवेल्युएशन करते हुए मैं आपके वो मार्क्स कंपनसेट कर सकूंगा। मुझे मालूम है थोड़ी मेरी मिस्टेक थी और थोड़ा नेटवर्क का इशू रहा, तो आपकी वो कंपनसेशन भी हो जाएगी। आप लोगों को टॉपिक असाइन कर दिए जाएंगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी और आप अपनी अपनी प्रेजेंटेशन जूम पे रिकॉर्ड करके, लेक्चर रिकॉर्ड करके 10 मिनट बने, 15 बने, 20 बने, जितने भी बने, तो जितने मिनट का भी लेक्चर हो वो रिकॉर्ड करके आप गूगल ड्राइव पे, अपनी गूगल ड्राइव पे सेव करेंगे और उसको फिर शेयर कर देंगे विद एनीवन, कि कोई भी उसको सुन सके जिसके पास वो लिंक हो। लिंक आप अमार को भेजते जाएंगे। अमार आप सुन रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप जो जो मेन कैंपस के सीआर है वो अमार को करवाएंगे, और जो दूसरी क्लास होगी उसका वो अपने सीआर को करवाएंगे। आप लोग अपने अपने सीआरस को जो आपके लिंक्स होंगे वो भेज देंगे, और सीआरस अमार और दूसरे फरासत आप क्या करेंगे, आप अपनी अपनी क्लास की जो प्रेजेंटेशंस आई होंगी आप लिस्ट में ऐड करते जाएंगे, हर एक के नाम के सामने जो असाइन टॉपिक था उसके सामने लिंक, और वही हमारे पास एक लाइब्रेरी बन जाएगी। आप कभी भी सुनना चाहें तो आपके पास वो मौजूद होगा। तो अब मेरी तरफ से आपकी क्लास फारिग है। आप लोग जो ही ये असाइनमेंट्स मुकम्मल करेंगे, आपके पास टाइम है 1 हफ्ते का। आज तारीख हो रही है यानी अभी जो वर्किंग डे स्टार्ट होगा मंडे वाले दिन 7 तारीख है, तो आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है। आप सारे लिंक्स भेज देंगे 13 तारीख को। 13 तारीख को शाम 6 बजे तक, 13 तारीख को शाम 6 बजे तक अमार और फरासत को अपनी अपनी क्लास जो है वो लिंक्स भेज देंगी। आप 1-2 घंटे टाइम लगा के सी आर जो है वो फाइल कंपाइल कर लीजिएगा। 14 तारीख को लिस्ट जो है हमारे ग्रुप्स में शेयर हो जाएगी, और मैं भी वहां से सुन के इवेल्युएशन कर सकूंगा। हर एक के लिए ये ओपन होगा। ठीक है जी, तब तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।